नमस्कार। 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। इसी तरह हम शुरुआत करते हैं। ये है आईआईटी गांधीनगर, जहाँ पर साबरमती के किनारे ये आईआईटी गांधीनगर है। यहाँ पर हमारी लैब है। ये हमारी लैब है और आज मैं सोचा था अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पर हमारी लैब है और यहाँ पर इधर भी एक हमारी लैब है। दो जगह लैब है जहाँ पर उद्देश्य हमारी लैब का सिर्फ यही है कि किस तरह से गणित और विज्ञान में आंखों में चमक वापस आ जाए। इस तरह से ये बच्चा जो यहाँ पर, ये हमारी लैब है, छोटी सी लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी हु इज ज्वाइंड फ्रॉम एवरीवेयर। इनफैक्ट आज सुबह ही हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि किस तरह से 30-30 स्टेम में ज्वाइन करना है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर से जितने भी बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। आज एक स्पेशल दिन है और आज हमने सोचा, इसीलिए पिछले हफ्ते हमारे लैब में चर्चा भी हो रही थी कि क्या किस चीज के ऊपर बात करें। आज स्पेशल दिन है। आज नेशनल साइंस डे है और पूरा देश नेशनल साइंस डे मना रहा है। जगह जगह जलसे हैं। जलसे ऑफ कोर्स हैव टू बी लार्जली वर्चुअल, ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। जगह जगह लोग खुशखबरी मना रहे हैं इस बात की कि आज ही के दिन 1928 में, 28 फरवरी 1928 में सर रामन, सीवी रामन ने जो एक खोज करी थी, छोटी सी खोज थी और हम देखेंगे उस खोज को आज 1 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। उस छोटी सी खोज ने किस तरह से हमारी जिंदगी को बदला, उसके कारण ही, और उसके कारण 2 साल बाद, लगभग ये ऑफ कोर्स 90 साल पुरानी कहानी है, और 2 साल बाद सर वेंकट रामन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनफैक्ट भारत का अकेला और पहला विज्ञान का नोबेल प्राइज है। इसीलिए हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो बहुत अच्छा पर्व है। और ये जो 30-30 स्टेम है, इसमें जो एस है वो भी साइंस के लिए है। तो आज हम साइंस के ऊपर एक तीखी निगाह डालेंगे। विज्ञान क्यों, किसके लिए, और उसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने डाला हुआ है। अगर आपको मौका मिले तो उसका जवाब जरूर दीजिए। प्लीज गो टू ccl.com। मैं थोड़ी सी आवाज, मुझे लग रहा है ज्यादा है, कम कर देता हूँ। प्लीज गो टू itempool.com/ccl/live। ये जो आपका सवाल है, यहाँ पर जाकर डालने की कोशिश करिए। हाउ वुड यू फील एज अ गिफ्ट ऑन नेशनल साइंस डे? साइंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल करिकुलम। ग्रेट। वन लेस एग्जाम, वेरी बैड। साइंस टीचर्स विल बी गॉन। ग्रेट। साइंस इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो नाउ एवरीवन गेटिंग। हाँ, मुश्किल सवाल है। कई बार ये भी लगता है हमें मुश्किल सवाल है और मुश्किल सब्जेक्ट है, तो साइंस नहीं रहेगी तो सबके बच्चे नंबर जाएंगे, इंडिया नंबर 1 पहुंच जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स फिर हम अपने बच्चों को किस तरह से विज्ञान के लिए धक्का देंगे। शर्मा जी, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। इस बात को हम ध्यान से देखेंगे और आज साइंस के ऊपर एक निगाह डालेंगे, इसकी परिभाषा को देखने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। उसके पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ उसको थोड़ा सा देखकर फीडबैक देख ले। ये बहुत ही सुंदर श्रीदेवी जी, जिन्होंने, ये श्रीदेवी हैं और इन्होंने एक बहुत, मैं आईपैड को चेंज कर देता हूँ। श्रीदेवी जिन्होंने बहुत सुंदर मैसेज भेजा कि जेएनयू में पढ़ाती हैं और किस तरह से ये जो 30-30 स्टेम है, बच्चे इंटरेस्टिंगली सभी लोगों ने नीली कमीज पहनकर ये देख रहे हैं। और एक व्यू हमारा एक आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 लोग देख रहे हैं, 5 तो स्क्रीन में और चौथे छठी मैम खुद ही देख रही हैं। और बच्चों ने उनको उठा दिया और उठाकर उनकी स्क्रीन पर देखना, उनके घर में आईपैड पर देखना चालू करा। थैंक यू श्रीदेवी मैम फॉर सेंडिंग अस दिस मैसेज। और ये प्रियंका जी हैं जो उन्नाव से लिखती हैं कि किस तरह से 30-30 स्टेम को स्कूल अभी खुलने का उनको बहुत बखूबी से इंतजार है। ये हमारा पहले एपिसोड में हमने काम करा था। इसको हमने कागज से ऑक्टागन और सिल्वर रेक्टेंगल्स की चीजें देखी थी, वो ये प्रियंका जी ने बनाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। और ये मोनी जो है तेजपुर में, वो लिखती हैं कि अब ये इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम एंड स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब, शी इज वॉचिंग अवर एपिसोड। सो थैंक यू सो मच। और मैं अंत में अगर एक ये छोटा सा, अगर मैं ये शिव प्रसाद माइलेपल्ली, जिनका बहुत ही मार्मिक संदेश आया और पढ़कर हमारा दिल थोड़ा सा द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि साधारण सा जीव को महत्वपूर्ण बना दिया और अपनी इनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बस वो ये कहते हैं 30-30 स्टेम को कहीं बंद मत करने। और थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बहाने आपसे जुड़ने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों की जद्दोजहद रहती है पूरे हफ्ते की, कौन सी कहानियाँ आपके सामने रखें, क्या बातें बताएं और आपको फ़ायदा हो ना हो। कल मैं अपने साथियों से चर्चा कर रहा था, 30-30 स्टेम का फ़ायदा हमें इतना हुआ कि हमें इस निमित्त के कारण बहुत सारी रुचिकर चीजें पढ़ने को मिली और उनमें से कुछ चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन 19 हफ्तों का अभी तक का ये जो सफर रहा, बहुत ही दिल को छूने वाला, हमारे लिए बहुत ऊर्जादायक रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने को मिली। तो आज
आज हम आज हम क्या करें? तो आज हम माफ कीजिएगा, मेरे कान में कुछ संदेश आ रहे थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल मशगूल हो गया था आपसे बात करने में। तो आज हम विज्ञान को एक तीखी नजर से देखने की कोशिश करेंगे। विज्ञान है क्या, विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान हमारे को आसपास की जिंदगी को समझने की एक स्रोत है। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको समझने का एक संसाधन है, और कहीं ना कहीं 30-30 स्टेम का उद्देश्य भी यही है। आपके आसपास जो चीजें होती है, क्या हम उसको समझ पाते हैं? आसपास हमारे टिड्डे, आसपास हमारे कीड़े, आसपास हमारे मकोड़े, आसपास धरती और तमाम चीजें क्या करती हैं, धरती किस तरह से हमारे चारों तरफ गोले में जाती है, ये हमने देखा। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो किस तरह से विज्ञान आता है। जब हम और आज हम देखेंगे किस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी 3 बेसिक बुनियाद जरूरतें हैं, उसमें किस तरह से विज्ञान ने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला, और उसको ध्यान से और बिल्कुल बिना प्रेजुडिस को देखने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि विज्ञान को हमने कहीं ना कहीं बहुत, अगर हमने उसको बहुत ऊंचा बिठा कर रखा है, तो विज्ञान के आज हम फायदे, नुकसान और कहां पर विज्ञान छोटा पड़ जाता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। पर उसको करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको विज्ञान है क्या, और विज्ञान किस तरह से हमारी कल्पना को उड़ान भरने में मदद करता है, और स्कूल किस तरह से उसको, स्कूल और टीचर उस कल्पना को उड़ान के पंख लगाने की कोशिश करते हैं, उसको देखने के लिए मैं 3 मिनट के लिए आपको अपने साथी गौरव के पास ले चलता हूं, जो विज्ञान की परिभाषा को, किस तरह से विज्ञान में कल्पना का बहुत बड़ा, इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम अक्सर ग्लॉस कर जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, वो दिखाने के लिए आपको ले चलता हूं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और आज नेशनल साइंस डे के दिन हम साइंस के उस एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे जो जनरली नजरअंदाज कर दिया जाता है। बट पहले अगर ये सोचे कि साइंस क्या है, तो ज्यादातर डिस्कशंस में यही निकल के आता है दैट साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बट साइंस की जो सबसे अनोखी बात है वो यही है दैट इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, यानी वो हमेशा लगातार चेंज होती रहती है। आज जो हमारी साइंस की किताबों में लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो कल को सही ना रहे। इनफैक्ट दैट इज द ओनली रीजन आई लाइक साइंस एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। इसलिए नहीं कि जो किताब में लिखा है वो सब सही है, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा इवॉल्व या बेहतर होती रहती है। और अब वो बात जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशंस में गुम हो जाती है, वो है साइंस का इमेजिनेशन वाला पार्ट। हमें लगता है कि पोएट्री, राइटिंग या फिर पेंटिंग, इन सारी चीजों में इमेजिनेशन लगता है, बट साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन टू टेक इट फॉरवर्ड। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता है दैट साइंस ऑल्सो रिक्वायर्स इमेजिनेशन, और अगर चर्चा होती भी है तो काफी ऊपर ऊपर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रेविटी की चर्चा करते हैं तो ये करते हैं कि भाई न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। इसके आगे जो चर्चा करते हैं वो ये कर लेते हैं कि भाई सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये इसको सुन के लगता है कि ये तो कोई भी सोच सकता था, इसमें इमेजिनेशन कहाँ है। सो व्हाट डिड न्यूटन ऐड टू दिस फ्रॉम हिज इमेजिनेशन? इसमें इमेजिनेशन वाला पार्ट कहाँ था? वो ये था, सेब को जो फोर्स धरती की तरफ खींच रहा है वो वही फोर्स है जो धरती को सूरज के चारों तरफ घुमा रहा है, या फिर चांद को धरती के चारों तरफ घुमा रहा है। दैट वाज द इमेजिनेशन पार्ट, कनेक्टिंग 2 or 3 थिंग्स व्हिच आर सीमिंगली not related but are of course related. Another example is Newton's first law. First law में हम ये बोलते हैं कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और चल रही है तो चल ही रहेगी, unless acted by an external force. Okay. So where is the imagination in all of this? So imagination ये है that there is not a single place in this entire universe where there is no force. कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। और धरती पे भी हम अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि भाई किसी चीज को धक्का मारते हो तो चलती है, और धक्का मारना बंद कर देते हैं तो वो चीज नहीं चलती। काम में भी ऐसा ही होता है, धक्का मार के काम करा लिया तो करा लिया धक्का मारना बंद तो काम होने बंद हो जाते हैं। न्यूटन ने एकदम इसका उलट बोला। उसने क्या बोला, कोई चीज चल रही है तो चलती ही जाएगी। ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। ये तो उसके दिमाग के घोड़े थे जो कि दौड़ गए और हमें न्यूटन के लॉज पढ़ने के लिए छोड़ गए। सो साइंस विच इज सपोज टू बी द ट्रूथ, बट दिस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विल नेवर बी ट्रू। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स को कम से कम करते जाएं। मान लीजिए एक मैं कंचे को एक फ्लोर पे दौड़ाऊं, तो फ्रिक्शन को जितना कम करते जाएंगे वो उतना दूर तक जाते जाएगा, जितना प्लेन सरफेस करते जाएंगे वो उतना दूर तक जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चलता ही जाए, फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होगा। जिस तरह से पोइट्री लिखते हैं, जिस तरह से हम पेंटिंग करते हैं, उस तरह से सबसे ज्यादा क्या कुछ नेटवर्क में गड़बड़ हो रही है?
तो किस तरह से विज्ञान हमें हमारी कल्पना को एक उड़ान देता है और आसपास की चीजों को समझने के लिए शक्ति देता है। और बिल्कुल यही चीज हम 30-30 स्टेम के माध्यम से करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये कहते कहते एक कहानी याद आती है और मैं आपको वो सुनाने की कोशिश करूंगा कि और वो कहीं ना कहीं विज्ञान की परिभाषा को हमारे सामने बिल्कुल अच्छी तरह से बताने की कोशिश करता है। और कहानी कुछ इस तरह से है, रिचर्ड फाइनमैन जिस तरह से सर सीवी रामन को पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला बहुत समय बाद, रिचर्ड फाइनमैन जो कि एक बहुत गणित के प्रकृष्ट वैज्ञानिक थे और ऊपर से बहुत सुंदर वक्ता भी थे, उनके एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार वो एक बौद्ध भिक्षु के साथ उन्होंने एक कहानी सुनी कि इंसान जब भी इस धरती पर आता है तो अपने उसको हमेशा हर इंसान को एक चाबी मिलती है। और ये बहुत भिक्षु अपनी कहानी सुना रहे थे कि हर इंसान को वो चाबी मिलती है जिस चाबी का इस्तेमाल करके वो सुख और खुशहाली ढूंढ सकता है। और तब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि विज्ञान भी कहीं ना कहीं वो एक चाबी ही है। और वो चाबी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। विज्ञान हमारे लिए यही एक चाबी है। इसको मैं ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। विज्ञान हमारे लिए ये फाइनमैन का जो चित्र दिख रहा है, ये फाइनमैन कह रहे हैं कि विज्ञान हमारे लिए चाबी है और ये चाबी 2 तालों में लगती है। और 2 तालों में लगती है किस तरह से, एक हमारे लिए खुशहाली का दरबार खोलेगा और एक विनाश का दरवाजा भी खोलेगा। लेकिन सबसे मजेदार बात इस चाबी की ये है कि वो जब चाबी हमारे पास आती है तो वो चाबी बिल्कुल ये नहीं बताती कि किस तरह से इस चाबी का इस्तेमाल करना है। हमें नहीं पता। हम विज्ञान को ही चाबी का इस्तेमाल करके जब काम करेंगे तो हम पता लगाएंगे कि कौन सा दरवाजा कौन सा है। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम करते करते हमें पता चलता है कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस चाबी से खुशहाली मिलेगी और पता चला हमारे लिए नरक के द्वार खुल गए। एंड कहीं ना कहीं विज्ञान को हमें इस निगाह से देखना पड़ेगा। साइंस इज नॉट द ट्रूथ इन इटसेल्फ, इट इज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। ऑफन टाइम्स व्हेन वी स्टार्ट, जब हम थिंकरिंग करना चालू करते हैं, जब हम कुछ भी चीजें करना बनाना चालू करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या कहां पर जाएगी। और जब कुछ समय बाद पता चले, अनफॉर्चुनेटली विज्ञान के साथ ये भी हो जाता है, तो हमने तो ये भी हो जाता है कि जब हमें उन चीजों की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है, इंसानों को उन चीजों की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है, तो उसको करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये बात को ध्यान रखते ही विज्ञान और वैज्ञानिकों का ये दायित्व बनता है कि विज्ञान तो हम सब लोग पढ़े ही, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो हमको आसपास की चीजें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं समझ नहीं आएगा। और वो नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह से वो हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक है ये समझ नहीं आएगा, और फिर हम उसको अपने आचरण में नहीं डाल पाएंगे। सो इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू स्टडी साइंस डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके करिकुलम में हो या ना हो, स्कूल में रखें कि ना रखें, उतना विज्ञान तो पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग इसको बहुत आगे तक पढ़ेंगे, कुछ लोग विज्ञान को विज्ञान के लिए पढ़ेंगे, कुछ लोग विज्ञान, और अक्सर विज्ञान बढ़ता भी ऐसे ही है। हमें विज्ञान छोटी सी चीज देता है। सीवी रामन को जिस बात पर नोबेल प्राइज मिला वो थी स्कैटरिंग इफेक्ट। और अगर मैं वो दिखाऊं आपको स्क्रीन पर, तो वो ये था कि एक छोटी सी लाइट अगर आती है और किसी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल पे टक्कर खाती है तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो चली जाती है वो उसी रंग की होती है, लेकिन कुछ लाइट अपना रंग बदल कर चली जाती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। ये छोटी सी खोज थी, लेकिन इस छोटी सी खोज को तकनीक ने, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और साइंस ने मिलाकर इतनी जगह पर इस्तेमाल करा। सेल मॉनिटरिंग करी, टिश्यू डायग्नोस्टिक, एंडोस्कोपी, माइक्रोबायोलॉजी और तमाम तरह की चीजों में इस चीजों का इस्तेमाल कर हमारा जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करी। तो ये छोटा सा विज्ञान था जिसको हमने इस्तेमाल कर अपना जीवन खुशहाल बनाया। और आज हम ये भी देखेंगे किस तरह से हमें खुशहाली और सुलभता के बीच में डिफरेंस देखना। छोटे से ही शब्द हैं, अक्सर हम सुलभता को खुशहाली मान लेते हैं। हमारे लिए कितनी चीजें सुलभ हो गई हैं, और सुलभता को ही कहीं बार हम कन्वीनियंस इज इन सम सेंस। साइंस में इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई पिछले हफ्ते, हम लोग लैब में चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये साइंस है क्या और इसका उपयोग क्यों करें और इसका हमें क्या फायदा है। ज्यादातर लोगों का ये कहना था विज्ञान हमारी जिंदगी को आसान बना देता है, और कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा इस आसानी के कुछ दुष्परिणाम भी हैं क्या। हमने अपनी जिंदगियां इतनी आसान बना दी हैं कि अब हम नोटिस कर रहे थे, हमारी लैब से अगर ऑफिस भी मतलब घर से लैब भी जाना हो तो अक्सर स्कूटर का इस्तेमाल करके लैब चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। मेरे पास स्कूटर नहीं, मतलब साइकिल का, लेकिन जो भी है हम स्कूटर का इस्तेमाल करके चले जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर है, अगर वही चीज साइकिल पे चलाएं या वही चीज पैदल चल के चला जाएं तो शरीर भी खुश रहेगा। कहीं ना कहीं इस कन्वीनियंस की हमें इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है, और इसके नज़ारे मतलब इसके आंकड़े भी बिल्कुल आपके सामने। भारत में आज की तारीख में जितने 2 व्हीलर्स हैं उतनी साइकिलें हैं। कितनी और देश हैं जहां पर साइकिलों की पर कैपिटा बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं थोड़ी सी दूर भी जब हम जाते हैं तो क्या हम सो विज्ञान विल ऑलवेज गिव अस जस्ट द की। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाबी को उठाकर फेंक दें,
इस तकनीक को उठाकर फेंक दे, इस टू व्हीलर को बंद कर दे। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि उस तकनीक का इस्तेमाल हम कब और किस लिए करें, वो सबसे पते की बात है। और वहां पर विज्ञान के साथ विवेक का जोड़ना बहुत जरूरी है। और विज्ञान किस दिशा में जाए, What areas do we research in? इनफैक्ट मुझे ये भी याद आ रहा है कि पूना में जब मैं लैब में काम करता था तो वहाँ पर उसके अगर वो चित्र दिखाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो चित्र, लैब के पहले पेज पर ये चित्र लिखा हुआ था, एंड समवेयर देयर आर इंजीनियर्स हेल्पिंग अदर्स टू फ्लाई फास्टर देन साउंड, बट वेयर आर द इंजीनियर्स हु हेल्पिंग दोज हु मस्ट लिव ऑन द ग्राउंड। और ये कहीं ना कहीं मुझे मालूम नहीं किसने लिखा था, बट कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर किसी की कहानी है, जो कहते हैं कि विज्ञान को भी थोड़ा सा हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी धरती को ऐसा छोड़कर जाएं, अपनी विरासत को इस तरह छोड़कर जाएं कि आने वाली जो हमारी जो 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 लोग जिन लोगों के पास इतने संपदा या जिनके पास इतने मटेरियल थिंग्स नहीं है, जो जिनकी जिंदगी अभी बदहाली में गुजर रही है, उनके लिए भी किसी को काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं विज्ञान की दिशा भी उस तरफ होनी पड़ेगी कि विज्ञान सबके लिए हो, सबके लिए हो। विज्ञान अपनी सिर्फ जो चाबी है वो तो हमें दे दी, लेकिन किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करें, उसका विवेक तब आएगा जब हम अपनी क्लासों में इस तरह की चर्चाएं करेंगे। These are the stories that we will have to start talking about, and today that is what we are going to do. हम देखेंगे कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी को किस तरह से सुलभ बनाया, किस तरह से जिंदगी को आसान बनाया, किस तरह जिंदगी को खुशहाल बनाया, लेकिन उसके कुछ नतीजे भी निकल कर आए, उनकी तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से उनसे निजात पाई जा सकती है ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, जो 3 बेसिक बुनियादें हैं। चलिए उसको जानने के लिए सबसे पहले रोटी यानी खाने के ऊपर जाते हैं, और वो करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन पर आपका ये सवाल आ रहा है, और उस सवाल मैं सवाल बोल देता हूँ। सवाल है हाँ जी, सवाल देख लें, और ये पहले उसके पहले उत्तर देख लेते हैं। चलिए अब पिछले सवाल के उत्तर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा 250 लोगों, लगभग 300 लोगों ने उत्तर दिया। इसके आंसर देख लेते हैं पहले सवाल के, और ज़्यादातर लोगों ने ऑफ कोर्स चारों आंसर सही हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर दिया वेरी बैड, एज अ पेरेंट वी कैन नॉट पुश अवर चिल्ड्रन। तो लगता है काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी उत्तर दिया, ऑफ कोर्स साइंस टीचर्स जॉब्स विल बी गॉन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नंबर बी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सी ग्रेट साइंस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ कोर्स लेस एग्जाम फॉर द स्टूडेंट। ऑफ कोर्स हम ये तो थोड़ा हास्यप्रद सवाल था, हम ये चाह रहे थे कि इस सवाल के माध्यम से हम इसका ध्यान इस तरफ डालने की कोशिश करें कि विज्ञान तो हमारे आसपास है, आपके बंद करने से या आपके ना पढ़ने से विज्ञान और उसकी प्रगति नहीं रुकेगी। इंसान जब से पैदा हुआ है उसकी सोच ही ऐसी है। मैन ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी जिज्ञासु पीपल, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। कौतूहल भरा रहता है और उसको नहीं रोक सकते, और वही विज्ञान की सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं देन है, ये इंसान की देन है। आप बंद कर दीजिए, चीजें नहीं रुकेगी और इंसान की सोच नहीं रुकेगी। उस सोच को किस दिशा में डालें, किस दिशा में उसको बढ़ाएं, वो विज्ञान और का मुझे लगता है सबसे बड़ा उद्देश्य है और होना चाहिए। और इसीलिए ये 30-30 स्टेप हमने प्रोग्राम चालू करा कि किस तरह से हम आसपास के विज्ञान को देखकर उसमें खोजें चालू कर दें। तो चलिए देखते हैं खाने के ऊपर वो आपका दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, और वो है कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है। चलिए ये आपका सवाल है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है, तो वो बोलेंगे कि सीसीएल में IIT में। सबसे ज्यादा सवाल नहीं, सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है। ह्यूमन बींग्स, इंसान सबसे ज्यादा भूखा है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं भाई। इंसान सबसे भूखा है। ऑफ कोर्स एनिमल्स सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, प्लांट्स सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, और ये हमने चर्चा भी इसलिए करी। चलिए आप कर लीजिए, फिर मैं आपको 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिए। मैं चाहूँगा सभी लोग जा सकते हैं itempool.com/ccl/live पे जाकर, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आज आंसर्स की लेंथ थोड़ी छोटी है तो इधर कर सकते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर दे दिया। और
बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सबसे ज़्यादा लोगों ने लिखा कि इंसान सबसे ज़्यादा खाना खाता है, भूखा है। कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया सी, प्लांट सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, और फिर कुछ लोगों ने उत्तर दिया बी, ऑफ कोर्स है। एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर जस्ट देयर टू सॉर्ट ऑफ आपका ध्यान आकर्षण करने की के लिए है। जैसा मैं कह रहा था कि इंसान ने जब विज्ञान का इस्तेमाल करा तो अपनी जिंदगी को सुलभ कराने के लिए करा, और जब वो चाबी लगाई तो चाबी से वो नर्क का द्वार खुलेगा या स्वर्ग का द्वार खुलेगा, बिल्कुल नहीं पता था। और रोटी की चर्चा करने के पहले मैं सोच रहा था इस बात के ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान कर दूं। बिल्कुल उसी तरह से दो सबसे उत्कृष्ट चीजों का जो आविष्कार हुआ और विज्ञान ने उसमें अपना अभिन्न योगदान दिया, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेरे दिमाग में जो आविष्कार आता है वो है प्लास्टिक। एवरीवेयर प्लास्टिक इज अबाउट, इट्स अ वंडरफुल मटेरियल। इसका जब आविष्कार हुआ हमारी जिंदगी में किस तरह से घुसकर इसने अपनी जगह बना ली है। हर जगह प्लास्टिक हमें दिखाई देती है, और उसके कारण कितने ही फायदे हुए। पैकेजिंग आसान हो गई, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, और सब्जियां ज्यादा देर तक शायद चलने लगी, और हमारा सामान कम खराब होने लगा। टन्स ऑफ फायदा, हर चीज में प्लास्टिक यूज होता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपके सामने, बिल्कुल सामने देखने के लिए हैं। और बिल्कुल ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, बिल्कुल इतने बड़े बड़े जगह हैं ये जो यहाँ पर, जहाँ पर पूरे ओशन में ये प्लास्टिक के आइलैंड्स बन गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये इतने बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जितनी बड़ी कोई धरती भी नहीं है। ये देखिए जो पूरी आपको तस्वीर दिख रही है। एज अ रिजल्ट इसके नीचे की जो मैंने नीले को नीले से ही कर दिया। इनफैक्ट ये सब लाल वाली चीज़ें हैं तो लाल से करना चाहिए। दीज आर सॉर्ट ऑफ डेंजरस थिंग्स, सो मे बी दिस इज बेटर लाल रंग से। इतने बड़े बड़े जो पूरे आइलैंड्स हैं, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बोलते हैं कि पूरे बड़े बड़े देशों का जितना एरिया, उतने बड़े बड़े आइलैंड्स हमारे यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। और ये इसके आपको दुष्प्रभाव तो दिखने में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक खबर अभी थोड़े दिन पहले आई थी, आई थिंक 1-2 महीने पहले, कि किस तरह से प्लास्टिक की वाटर बॉटल, ये जो दूध की बोतलें हैं उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स, जिस चीजों के बारे में हमें अनुमान भी नहीं था, मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक, वो जब हम गर्म कर देते हैं और दूध उसमें डालते हैं तो दूध के अंदर वो माइक्रो प्लास्टिक चली जाती हैं और वो इंसानों के शरीर में आ जाती है। एक और खबर थी, वो मैंने जब अभी पढ़ी 2 हफ्ते पहले, और अमेरिका की खबर थी, और उसमें था कि आज की तारीख में 56 या 59% of human productivity, sperm count of human beings or people in America has gone down 59%। और ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी सारे प्लास्टिक्स और केमिकल से निकलते हैं, वो हमारे शरीरों में जाते हैं और उसके कारण काफ़ी दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं। तो जितना हमें शोध इस बात के ऊपर करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़े, किस तरह से हमारी जिंदगी सुलभ हो और आसान हो, उतनी ही हमें शोध, उतनी ही हमारे विवेक इस बात पर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये चीजें कि आके इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। और जब तक इस बात के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम अपने ऐसा ना हो कि हम ये धरती जब छोड़कर जाएं तो हमारे आने वालों के लिए बचे ही ना धरती। और आज की तारीख में आप काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह भी ये उठा हुआ है। और चलिए देखते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी रोटी अगर, तो उससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आती है, और ये कहानी है फ्रिट्ज हेबर की। अगर मैं कल्पना करके आपसे सवाल पूछूं कि इस जितने भी यहाँ पर लोग ये जो देख रहे हैं, इसमें से आप लोग की जिंदा होने में, आज इस धरती पर आपके जिंदा होने में अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी का है तो वो किस वैज्ञानिक का है? इसके लिए अगर आप 2 मिनट सोचें या 1 मिनट सोचें या 30 सेकंड सोचें। अनफॉर्चुनेटली हमने सवाल बनाया नहीं, वो बना सकते थे। आप लोग सोचिए और चैट में डाल सकते हैं। अगर आप आज इस धरती पर जिंदा हैं तो आप में से सबसे ज्यादा, आधे लोग जो जिंदा हैं, उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ूं और कहूं तो वो श्रेय एक फ्रिट्ज हेबर नाम के वैज्ञानिक को जाता है, या ग्रीन, अगर भारत में कहें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रिट्ज हेबर जिन्होंने यूरिया का आविष्कार करा। वो यूरिया जो हवा मतलब नाइट्रोजन को हवा से पकड़कर उसमें हाइड्रोजन मिलाकर यूरिया बनाने के हेबर्स प्रोसेस, बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा प्रेशर में, और इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1937 में या 39 में नोबेल प्राइज मिला। जर्मन थे। इनफैक्ट ये हमने स्क्रिप्ट में लिखी, पर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत ही मार्मिक लगी। मुझे लगा उस नोबेल प्राइज विनिंग वैज्ञानिक की कहानी भी सुना देनी चाहिए, और रिचर्ड फाइनमैन की भी कहानी सुनानी देनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के लिए जितना समय बचा वो हम आगे करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरिड टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें बतानी है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं, लेकिन फ्रिट्ज हेबर से चालू करता हूं। फ्रिट्ज हेबर ज्यू थे, यहूदी थे,
और वो उन्होंने ये यूरिया का आविष्कार करा, जिसके कारण आज हमारी धरती की उर्वरकता इतनी बढ़ गई कि आधे लोग हम खाना खा पाने में सक्षम हैं। हाफ द पीपल आर अलाइव ऑन दिस अर्थ टुडे। जैसे ये चार्ट में अगर आपको दिखाएं, ये चार्ट आपके सामने जो आ रहा है, half the people on this earth are alive because this is world population. Half of them are alive because of synthetic fertilizer, the other half are because of organic fertilizer. आधा योगदान है अगर half the population, and that is a very interesting data. ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण और इन तकनीकों के कारण हमारी ग्रेन प्रोडक्शन यहाँ तक पहुंची। अगर नहीं होता तो शायद हम, ये भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों के इसके सवाल भी हैं, बट यूरिया ने बहुत बहुत बड़ा योगदान था फ्रिट्ज हेबर का, जिस तरह से यूरिया, लेकिन वो यहूदी थे और उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। नोबेल प्राइज मिला, वो जर्मनी की गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते थे, और वो साथ साथ में क्या करते थे, वो एक ऐसी गैस का भी आविष्कार कर रहे थे जिसको कारण इंसानों को मौत के घाट उतारा जा सके। और उसी गैस को इस्तेमाल कर उसी तरह की रिसर्च को इस्तेमाल कर द्वितीय महायुद्ध में नाजीज ने कितने ही सैकड़ों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से बोलते थे नहाने के लिए ले जा रहे हैं, कमरे में ले जाते थे, ऊपर से गैस आती थी, खत्म हो जाते थे। वही साइंटिस्ट जिन्होंने यूरिया का आविष्कार करा, उन्होंने इस गैस, पॉइजनस गैस, नर्व गैस के ऊपर भी शोध करा। और जब उनकी बच्चे और वाइफ को ये बात की पता चली तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। इट्स अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ दर्दनाक कह सकते हैं, या दिल को हिला देने वाली कहानी। और वो खुद उनको नोबेल प्राइज मिला, और उसी यूरिया का जिन्होंने आविष्कार करा, जिसके कारण हमारे आधे लोग हम यहाँ पर जिंदा हैं, उसी यूरिया के कारण आज 80% बिकॉज ऑफ द यूरिया रन ऑफ, हम ऐसे यूरिया फेंक देते हैं, बिकॉज ऑफ यूरिया रन ऑफ, पीपल आर सेइंग दैट 80% ऑफ द फिशेज ऑफ आवर ओशंस आर और रिवर्स आर फिनिश्ड बिकॉज ऑफ यूरिया रन ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये बात कर सकते हैं कि यूरिया के इतने फायदे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका अगर बहुतायत में इस्तेमाल कर दिया, सुलभता के कारण मन नहीं कर रहा है, पता चला एक आधा किलो है तो 1 किलो डाल दी, या जो भी ज्यादा डाल दी, और उसके कारण कितने नुकसान होते हैं, इसके ऊपर भी हमें अपनी आंख खोलकर देखने की जरूरत है। और ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स, अगर हम देखें तो उसके कारण, और इससे जुड़ा हुआ एक अगला सवाल, उत्तर नहीं दिखाऊंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, जैसा कि मैं बोल रहा था, कि हमारे फूड ग्रेन की, वी वर इन इफ यू लुक एट 1960s, वी वर वे डाउन। भारत में 1950s में हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था अमेरिका से। 1953 आई थिंक अमेरिका के साथ हमने एक पैक्ट साइन करा, और हमने खाने का आयात करा, और तभी एक स्पेशल वैरायटी ऑफ व्हीट आई, डॉर्फ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको आई थिंक, और उसके कारण ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पानी जमीन से ऊपर लाकर हमने डालना चालू करा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना चालू, जिसके कारण हम आज खाने के मामले में भारत पूरी तरह से स्वायत्त है। ऑफ कोर्स तेल के बारे में कुछ और है, वो चर्चा आगे करेंगे। खाने के बारे में हम पूरी तरह से स्वायत्त हैं, और ये विज्ञान की देन है। लेकिन इसी के कारण कुछ और भी चीजें हुई, इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी आई, और ये भी देखा गया कि ग्राउंड लेवल वाटर्स, आईपैड में दिखा देता हूं, इतना ज्यादा हमने पंप करना कि 85% ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया केमिकल्स के कारण, राइजिंग रेट्स ऑफ फेलियर, ओवर प्रोडक्शन के कारण शॉर्टेज भी हो गई, और हमने एक ही तरह की मोनोक्रॉपिंग करनी चालू कर दी, पेस्टिसाइड्स का बहुतायत में उपयोग करा। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमने देखा कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन विज्ञान की तरफ से जब आया तो इतना ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी थे। और अगर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूं कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है, तो इसके ऊपर देखते हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस बात पर भी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम खाना तो खाएं, लेकिन दो तरीके से हम अपने खाने की सुरक्षा कर सकते हैं, कि खाने की पैदावार बढ़ाते रहें, या कुछ और भी तरीके हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले ये सवाल कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है, और आंकड़ों में चलते हैं देखने के लिए। ये सवाल, सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है, उसके उत्तर देख लेते हैं। ये आपने सवाल जो देखा था, इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर ऑफ कोर्स आ गए हैं, इंसान सबसे भूखा है। इनफैक्ट इफ आई लुक एट दिस डेटा एंड लेट मी टेक यू राइट देयर, सवाल हमने पहले ही दिखा दिया था। हाँ, दुनिया में 500 करोड़ टन हम खाना उगाते हैं, और उसको अगर भारत पूरी जनसंख्या से भाग दे दें तो 640 किलो खाना, 640 kgs
पर पर्सन पर ईयर। इतना हम खाना आज की तारीख में उगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास खाना नहीं है। अलग अलग देशों में कुछ लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है। वो क्यों, और उसके कारण भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा खाना a lot of food is lost. In fact, 1/3 of the food is actually lost. इस आंकड़े में अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि करीब 300, लगभग 250 किलो खाना पर ईयर पर पर्सन लॉस हो जाता है। नॉट जस्ट बाय द कंज्यूमर, हम लोग कूड़े में डालते हैं वो नहीं, भंडारण फार्मर से उगने के बाद यहाँ तक आने पर मोस्ट ऑफ द लॉसेज आर राइट देयर। और ये भारत का ये देखिए, हमारा तो कम है, लेकिन हम लोग लगभग 125 किलो पर पर्सन खाना वेस्ट कर देते हैं। और बहुत बड़ा आंकड़ा ये जो ग्रे वाला आंकड़ा है, ये वाला वो है प्रोडक्शन से रिटेलिंग, जब पैदा हुआ और कंज्यूमर तक पहुंचा वहां तक ये खाना वेस्ट हो जाता है। तो 2 तरीके हैं हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के। एक तो पैदावार बढ़ाएं, ऐसी चीजें डालें, जमीन से पानी निकाल कर डालें, और यूरिया का प्रयोग करें, और एंटीसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, या ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन लॉसेस को कम करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा था यहाँ पर, जो शायद रह गया, वो ये था कि आधा खाना जो हम उगाते हैं, तो इसलिए जो जानवर भी खाते हैं उनको भी आप नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि जानवरों को भी हम इसलिए खिलाते हैं कि उनका खाना हम खुद खाते हैं, क्योंकि जानवरों को उसके बाद हम खुद खाते हैं। So the biggest consumer of food is human beings, because 80, I was reading, जैसे मैं कह रहा था 30-30 के कारण हमें भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, दैट मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ओनली 4% आर वाइल्ड मैमल्स, 96% ऑफ ऑल एनिमल्स, अगर मैं मैमल्स को 96% आर ह्यूमंस एंड अवर काउज एंड भैंस एंड जिनको हम अपने लिए पैदा करते हैं, जिनको एंड मोस्टली काउज, मतलब ये जो कैटल, पिग, इन सबको अगर हम आगे जाकर देखने की कोशिश करेंगे, इनको तो हम मार कर खाने के लिए कोशिश करते हैं, और ये आधा खाना हमारा उनके लिए जाता है। और उस खाने को अगर हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से वो खाना 50 to 60% टाइम मोर लॉसी है, मतलब उस खाने से हम 50 लोगों को, उसको पैदा करने में 1 किलो मांस को पैदा करने के लिए कितना ऊर्जा लगती है, करीब 50 गुना या करीब 10 से 50 गुना ऊर्जा ज़्यादा लगती है। तो अगर हम उसी खाने को इंसानों को अगर खिलाने की कोशिश करें तो कितना, मतलब we have enough food, we will just have to start look at the losses that we do. 1/3 of our food gets lost, 1/3। एंड इनफैक्ट जो मजेदार चीज ये थी, जब हम बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा खाना 640 किलो, एक साल में एक इंसान लगभग 640 किलो ही खाना खाता है, एक साल में एक इंसान लगभग 640 किलो ही खाना खाता है, और लगभग उतना ही खाना हम प्रोड्यूस भी करते हैं, राइट। 2 किलो पर डे के हिसाब से, अगर 2 किलो और 2.25 के हिसाब से देखें, सो दैट वी प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर अस ओनली इफ वी यूज इट वाइजली, एंड दैट आई थिंक is the most interesting thing about this whole thing. तो और विज्ञान का अगर हम इसके बाद सबसे बड़ा दूसरा उदाहरण हम देखने की कोशिश करें, तो किस तरह का खाना खाएं और क्या खाना खाएं, वो भी बहुत जरूरी है। जैसा हमने मांसाहार के लिए देखा, वो आगे जाके थोड़ा और देखेंगे, बट क्या खाना खाएं। इनफैक्ट दैट इज अ बिग डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज इट दैट वी ईट, डू वी ईट, बिकॉज सम क्रॉप्स आर वेरी लॉसी। 1 किलो चावल को उगाने के लिए जितना पानी लगता है, उसका 10 गुना कम या 7 गुना कम पानी बाकी गेहूं को, बाकी चीज़ों को उगाने में लगता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर अगर ले जाकर दिखाऊं, तो ये चावल के लिए इतना पानी लगता है, जबकि अगर हम मिलेट्स की बात करें तो वो यहाँ पर दलहन और तिलहन की बात करें तो वो कम लगता है। तो अगर हम सवाल ये हमारे लिए उठता है कि ये जो हम दाल चावल बोलते हैं, इसकी लगे दाल चावल या दाल मिलेट मतलब जैसे नाचनी, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, जिनको गरीबों का भोजन, जो खराब भोजन माना जाता है, उनको अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें, वो पौष्टिक ज्यादा है। पौष्टिकता के लिए ये चार्ट देखिए, ऑफ कोर्स मैं चार्ट दिखाना आपको भूल गया, ये चार्ट देखिए, ये जितने भी मिलेट्स हैं, जो भी ग्रीन है, वो सब ऊपर की चीजें हैं, और राइस में और व्हीट में अगर हम देखें तो कम ग्रीन है। All of these things that are green are in millets. जो कोर्स ग्रेन है, नाचनी, जवार, बाजरा, इन सब में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे चार्ट्स ऑफ कोर्स हम आपको इंटरनेट पर बिल्कुल डाल भी देंगे। जैसे कैल्शियम अगर हम देखें,
रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है 344, बाकी सब 10 गुना ज्यादा कैल्शियम एज कम्पोज टू व्हीट एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड। देन जब बच्चे छोटे हों तो उनको रागी जो काला, जिसका ज्यादा टेस्ट भी नहीं होता, कर्नाटक में बहुत खाया जाता है, हम जब बेंगलोर में रहते थे तो काफी रागी खाया जाता था, और उनको उगाने में पानी भी बहुत कम लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा आज भारत में भी अगर हम देखें तो रागी और इन चीजों का उपयोग नहीं होता, ज्यादातर हम लोग चावल और गेहूं ही खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा का प्रचुर उपयोग होता है। So we will have to start looking at also not just how much we produce but what we eat, किस चीज का हमें टेस्ट है या किस चीज का टेस्ट लग गया है उसको भी देखना पड़ेगा। उसी तरह से ये बहुत ही सुंदर हमारा साथी ने एक और ये हमारे मिलेट्स हैं जिनको जो बहुत कम पानी में उग जाते हैं, अलग अलग तरीके में, जिनकी प्रजातियां अब हमारे यहाँ क्योंकि उपयोग कम हो रहा है तो कम हम लोग पैदा करते हैं और खाते हैं। और अगर हम ये देखना चाहें तो इसको ही हम यहाँ पर शुगर और जैगरी में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। चीनी या गुड़, ये डेटा आप आराम से देखते हैं, चीनी में प्रोटीन की मात्रा गुड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, उल्टा जैगरी में मतलब गुड़ में 4 गुना ज्यादा है। और यहां पर देखिए फास्फोरस अगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं 40 गुना ज्यादा है, 40 टाइम्स मोर, प्रोटीन 4 टाइम्स मोर, कार्बोहाइड्रेट लगभग बराबर ही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत क्लियर है कि ना सिर्फ हमको ये देखना पड़ेगा हम क्या खाएं और कैसे खाएं, बट ये भी देखें कि किस चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए, विज्ञान हमारी किस तरफ जाए, सोच हमारी किस तरफ जाए, किस चीजों के ऊपर हमारा जोर होना चाहिए। खाना सिर्फ, और मुझे लगता है कि क्यों इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिलेट्स इटसेल्फ इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एज टू व्हाई इट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर लाइव्स डिस्पाइट बीइंग अ सबसे ऐसा गेहूं, ऐसा सीरियल है या ऐसा दाना है जो कम पानी में उग जाता है, कम मेहनत से उग जाता है, कैसी भी धरती में उग जाता है, ज्यादा न्यूट्रिशियस है, लेकिन फिर भी हमारे टेबल से गायब हो गया है या गायब हो रहा है। तो इसके ऊपर एक 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 मुहिम मुझे लगता है, और ये बातें कौन सा खाना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये विज्ञान जुड़ा हुआ है, ये हमारा विज्ञान हमारी जिंदगी से जुड़ा है। ये विज्ञान को अगर आप कल्पना करिए आपने साइंस का सब्जेक्ट खत्म कर दिया तो ये बात हमसे रह जाएंगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा विज्ञान जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हो, जिससे मेरी जिंदगी में खुशहाली आ सके, ना सिर्फ सुलभता, वो विज्ञान पढ़ाया जाना भी बहुत जरूरी है। उस विज्ञान के ऊपर चर्चा होनी भी उतनी ही जरूरी है। और विज्ञान का अगर मैं दूसरा वरदान कहूं तो वो दवाइयां हैं, और मैं उसके लिए आपको ये एंड ऑफ कोर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जंक फूड वाली छूट गई, मैं समय को देखते हुए 2 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। वो जंक फूड वाली बात भी छूट गई, किस तरह से हमारा खाना, किस तरह से विज्ञान का हम उपयोग ऐसी चीजों में कर रहे हैं कि आज अगर कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी अगर धरती पर कहे तो वो ओबिसिटी या मोटापा अगर उसको कहें, और जंक फूड खाने से इतनी सुलभता से जंक फूड मिल जाता है, बटन दबाइए घर पे चिप्स आ जाते हैं। एंड इट वॉज शॉकिंग व्हेन आई रेड दिस स्टोरी। The MRI machine that you see in this picture of course was invented। ये MRI मशीन इसलिए इन्वेंट हुई थी ताकि इसमें हमें हमारे शरीर में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या खराबियां हैं, कहां पर बीमारी है वो देख पाए। लेकिन इसी MRI मशीन को इस्तेमाल करके पोटैटो चिप्स कंपनी वाले लोग और जहां पर 600 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो ये बात का पता करा रहे हैं कि किस तरह से हमें जो स्वाद आता है, वो टेस्ट आता है, वो कितने प्रेशर का चिप्स हो। मतलब जब हम अपनी जबान से उस चिप्स को दबाएं, 4 पाउंड पर स्क्वायर इंच का जब चिप्स से वो कड़क क्लिक की आवाज आती है तो हमारे दिमाग को इतनी संतुष्टि मिलती है, मन करता है खाते रहो खाते रहो खाते रहो, वाह वाह। And that bliss that we get by eating junk food, salt, sugar and fat, ये 3 चीजें हैं जो हमारे दिमाग को खुशी की अनुभूति, और इसको वो एक कौन सा केमिकल है जो बोलते हैं वो रिलीज करती हैं, जो हमारे दिमाग को खुश, डोपामीन रिलीज करते हैं, और वो सॉल्ट, शुगर एंड फैट। तो जंक फूड जैसे खाएं, जहां पर भी कुछ गड़बड़ हो, ये 3 चीज बढ़ा दीजिए, सॉल्ट, शुगर एंड फैट। ब्यूटीफुल आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, द साइंस ऑफ जंक फूड। एंड सो इंटरेस्टिंगली देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन which is trying to figure out what is the best pressure का कितने कुरकुरा चिप्स होना चाहिए जिसके टूटने से ऐसे केमिकल्स रिलीज हो, हमें खुशी प्राप्त हो 4 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ताकि हम वंस यू पॉप यू कैन नॉट स्टॉप, ऐसा कुछ होता है ना, एक बार खाइए तो खाते रह जाइए। और यही जंक फूड ओबिसिटी के कारण इतनी बड़ी बहुत बड़ी बीमारी है। ओबिसिटी इज अ बीमारी नॉट बिकॉज अचानक पैदा होगी, आजकल ओबिसिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सुलभ हो गया है, जंक फूड खाना सुलभ हो गया है। हमें इस तरफ विज्ञान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, और ऐसा विज्ञान बनाना पड़ेगा कि ये बातें तो चलिए दूसरे वरदान के बारे में हम बात कर रहे थे, वो ये थी दवाइयां।
And it is a very, I mean, one of the most biggest, in fact, the biggest contribution of science in our mankind is the invention of medicines which can cure us, antibiotics. And the biggest उदाहरण of that you can see in this, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कितनी जो एवरेज एज थी वो कहाँ पर थी और कहाँ पर पहुंच गई है. और इसका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स इस पे भी है कि भूखमरी हटी, खाना हमारे यहाँ पहुंचा, लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय दवाइयों के ऊपर भी है, बहुत बड़ा श्रेय. क्योंकि पहले ऐसी दवाइयां होती थी जिनके छोटी सी दवाई हुई, कहीं पर कट लगा और 90% ऑफ सेप्टल वो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से 90% लोग बच्चे खत्म हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास उसका निदान नहीं था. और एंटीसेप्टिक की जब एंटीबायोटिक्स का जब हमने ईजाद करा तो उसके कारण इतनी सारी दवाइयां हमने इतनी सारी बताई कि काफ़ी सारी बीमारियों को बिल्कुल पछाड़ दिया, ऑफ कोर्स. और उसमें विज्ञान लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है. और बहुत ही इंटरेस्टिंगली इन्हीं दवाइयों ने, आई मीन इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हिटलर की जान भी इसी एंटीबायोटिक ने बचाई. हमले में एक हमले में वो घायल हो गए थे, और फिर एक स्पेशल एंटीबायोटिक, उस समय जर्मनी में एंटीबायोटिक नहीं मिलती थी, इंग्लैंड से लाकर स्पेशल एंटीबायोटिक मिलाकर उनको एंटीबायोटिक मिली, जिसके कारण हिटलर की भी जान इसी एंटीबायोटिक से बची जब उनके ऊपर घातक हमला हुआ था. लेकिन इसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके आज हम एक बहुत बड़ी विपदा में पड़े हैं. और उसके पहले, वहां पर पहुंचने के पहले आपके लिए स्क्रीन पर सवाल है, सबसे ज्यादा दवाई कौन खाता है? चलिए वहां पर पहुंचने के पहले ये सवाल कर लेते हैं, सबसे ज्यादा दवाई कौन खाता है? और इसके उत्तर आप देखिए, इंसान, ह्यूमंस, पिग्स, सुअर, चिकन यानी मुर्गी और मुर्गा, कैटल गाय भैंस, पेड़ पौधे, पेस्टिसाइड/इंसेक्टिसाइड. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस बात के ऊपर ध्यान देना. सबसे ज्यादा दवाइयां कौन खाता है या खाती है? मैं कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं, खूब सारे. मैं चाहता हूं कि सभी लोग उत्तर जाकर दें itempool.com/ccl/live. चलिए उत्तर देख लेते हैं. और हाँ, और काफी सारे लोगों ने जो उत्तर दिया, ऑफ कोर्स ए, इंसान, ह्यूमन. और जो सबसे कम लोगों ने उत्तर दिया वो ये है 27. ह्यूमंस क्यों ज्यादा है मैं वो आपको बताऊंगा. ह्यूमन आंसर इज एक्चुअली नॉट राइट, एंड आई विल सी एंड यू विल सी, ऑफ कोर्स इट इज राइट एंड आल्सो नॉट राइट. और क्यों है ये हम देखने की कोशिश करेंगे, और सुअर क्यों सही उत्तर है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे. चलिए, और ये आपकी स्क्रीन पर जो ये दिखा रहा है, ग्लोबल एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन टन्स. और आप देखेंगे इंसान सिर्फ यहाँ पर 2020 के अगर आंकड़े देखें, यहाँ पर लाइन देखें, 2020 के अगर आप आंकड़े देखें तो एक सेकेंड, ये इंसान थे जिन्होंने लगभग 50,000 टन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा. उसके बाद मवेशी जो थे हमारे, गाय भैंस, उनके लिए इतना लगभग 10,000 टन मान सकते हैं. और उसके बाद चिकन्स, जो हम मुर्गियां खाते हैं, मतलब मैं नहीं खाता, लेकिन जो इंसान मुर्गियां खाते हैं वो लगभग 20-30 हज़ार हैं. और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक से कंजम्पशन है वो पिग्स में है, लगभग 1,000 टन. इंसानों के मुकाबले दुगना एंटीबायोटिक्स वहाँ पर खाया जाता है, और बाकी बचा हुआ फिशेस में. तो इसको देखकर अपन ये कह सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो ये 50,000 टन, ये जो इंसान, और 3 गुना अगर हम कहें, ये लोग जिन्होंने एंटीबायोटिक खाई, ये किन्होंने खाई, तो ये
खाई तो जानवरों ने, लेकिन जानवरों ने इसलिए खाई क्योंकि इंसानों इंसानों के लिए खाई, मतलब हमने उनको खिलाई। लाइक आई सेड 96% ऑफ ऑल एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड, ओनली 4% आर वाइल्ड। और उनको हमने इतनी प्रचुर मात्रा में एंटीबायोटिक्स लाई, वो इसलिए क्योंकि उनको जगह जगह में जैसे रखेंगे तो वो बीमार ही ना पड़े, उनकी देखभाल ही ना करनी पड़े, सुलभता हो जाए, और उसको इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खिलाई, और उसके कारण आप देखिए हुआ क्या। And the biggest problem that has happened, in fact this is the biggest thing that has happened now because of over excess of antibiotics, that the antibiotics have become drug resistant. I mean the bacteria have become drug resistant. और उसके biggest antibiotic resistance is the biggest global challenge and we must act now, WHO की रिपोर्ट है। और वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमने अपने मवेशियों को इतनी ज्यादा और इसके आप आंकड़े भी देख सकते हैं। 7 लाख पीपल एवरी ईयर डाई ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट, 2 लाख, 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 2.3 लाख ऑलमोस्ट फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इन इंडिया 56,000 न्यूबॉर्न, मतलब 56,000 बच्चे सेप्सिस पे, क्योंकि पहली जो एंटीबायोटिक्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2050 तक इनका आंकड़ा है कि 1 करोड़ लोगों की जानें खतरे में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक के कारण ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। और किस तरह से होते हैं वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और वो ऐसे कि ये तो एंटीबायोटिक हमारा ये ड्रग रेजिस्टेंस था, बैक्टीरिया था, और बाकी सारे नॉर्मल हैं, ये नीले वाले नॉर्मल हैं, लेकिन हमने उस पर इतनी प्रचुर मात्रा में ये एंटीबायोटिक डाली कि ये नीले वाले सब खत्म हो गए और यही वाले बचे, और इसलिए ये प्रोलिफरेट हो गए, ये बढ़ गए। अगर हम कम डालते तो कुछ नीले वाले भी होते और कुछ ये रेजिस्टेंट भी होते, तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डोमिनेट ना कर पाते, दूसरों की स्पीशीज, नॉर्मल बैक्टीरिया खत्म नहीं होती। लेकिन हमने इतनी प्रचुर मात्रा में ये एंटीबायोटिक्स डाले कि बिल्कुल ये ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई, और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो विज्ञान ने तो हमें एक छोटी सी इतनी उपयोगी चीज दी, इतनी उपयोगी चीज दी, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें बची, लाखों लोगों की जानें बची। लेकिन उसका अगर हमने अपना विवेक को इस्तेमाल कर उपयोग नहीं करा, तो हमने एक और हमने लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ये और ये करने के पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, और वो कहानी, रोटी के ऊपर चर्चा हो गई, काफी लंबी चर्चा हो गई, फटाफट हम कपड़े और मकान की चर्चा करके आज ये अपनी बात खत्म करेंगे। और शायद पूरी तरीके से ना हो पाए क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रेशर है। मुझे याद है दिल्ली में हम एक बार मेट्रो में चल रहे थे, और तो हमने देखा भरी गर्मियां थी, और हमने इधर उधर जब निगाह डाली तो ज्यादातर लोग जीन्स पहने हुए बैठे हुए थे। सभी लोग ज्यादातर वहां पर नौजवान लोग, मेट्रो में काफी सारे नौजवान ही थे, और सभी लोगों ने जीन्स, और कड़ाके की गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर था। और जीन्स ऐसा कपड़ा है जो ये तब बना था, विज्ञान ने उसका आविष्कार तब करा, उनके लिए करा जो खदानों में काम करते हैं, जिनके खतरनाक काम करते हैं, ताकि उनका शरीर बचा रहे। लेकिन हमने जीन्स को इसलिए, और ऐसा कपड़ा है कि जिसके अंदर हवा आर पार भी नहीं होती है। आप उसको जीन्स को ज्यादा पहनेंगे तो आपके अंदर गर्मी ज्यादा होगी, और ऑफ कोर्स अंदर की स्किन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन हमने कभी भी जीन्स पहनने के पहले ये नहीं सोचा कि ये जीन्स जो हम पहनते हैं किस लिए पहनते हैं। इसलिए कि हमारे शरीर के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं, इसलिए हम ज्यादा पहनते हैं क्योंकि ये तो आज फैशन बन गया, और ये हमें लगता है कि अच्छा लगता है, और बाकी लोगों को भी लगता है कि अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने पहना। और उसके क्या दुष्प्रभाव हुए, और उसको जानने के पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और उसके लिए वो सवाल भी है, और वी डिड नॉट फिगर आउट वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। आई मीन ऐसा कपड़ा पहने जिससे हवा आर पार हो, तो भारत में तो कम से कम आर पार, सफेद हो तो और अच्छा है। विज्ञान हमें कहता है कि ऐसा कपड़ा पहनिए जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, सफेद में पहने तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गर्मी कम लगेगी। लेकिन हमने काली जीन्स और खूब पहनी, और अपने अंदर अपने शरीर के ऊपर कितना, और उस धोने के लिए कितना श्रम या पानी लगता है, और उसको जानने के लिए मैं आपसे, जो हम कपड़े पहने वो किस तरीके के पहने, इसके ऊपर भी हमारा उपयोग या हमारा विवेक दौड़ना चाहिए। वो जानने के पहले मैं आपसे सबसे पहले देख लेता हूँ, और ये जीन्स मैं स्पेशली आपके लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के लिए या हमारे जैसे टेम्परेचर, जो गर्म टेम्परेचर है, उसके लिए कितनी प्रभावी या नहीं है, वो कितना उपयोगी है, वो शायद हम ध्यान नहीं भी दे पाते। हम तो सिर्फ ये देख लेते हैं अच्छा क्या लगेगा, और बस वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपका तीसरा सवाल वो क्या था कि पानी कौन, ये जीन्स वाला पानी कौन, हाउ मच वाटर डज अ जीन्स पैंट ड्रिंक।
और इसके भी अब उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। देखिए देखिए क्या उत्तर आ रहे हैं, 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर या 10,000 लीटर। चलिए उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। आज थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है भागा जा रहा है, बातें बहुत सारी करनी थी और समय थोड़ा सा कम पड़ गया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ccl.itempool.com/ccl/live। ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वो ठीक नहीं था। सबसे ज्यादा 75, लगभग 75,000 से 10,000 लीटर एक जीन्स पैंट को बनने में पानी का उपयोग होता है। 7500, 10,000 लीटर, 7500 लीटर। और इसको हम आईपैड में यहाँ पर देख सकते हैं। एक जीन्स पैंट को बनने के लिए 7600 लीटर, लगभग 10,000 लीटर का उपयोग होता है। और एक इंसान अगर 3 लीटर पानी रोज पीता है तो एक जीन्स पैंट के बनने में जितना पानी लगा उससे आप सोच लीजिए कितने दिन, 2500 दिन, 2500 दिन तक जिंदा रह सकते हैं एक इंसान। 2500, एक जीन्स ने जितना पानी पिया उतना एक इंसान 2500 दिन, यानी कि लगभग 8 से 24, 7 से 8 साल तक जितना पानी एक इंसान पीता है वो पानी जीन्स पैंट एक दिन में पी जाती है। अगली बार जब हम देखें और 4 जीन्स पैंट पहने या 4 खरीदे, एक जरूर खरीदिए, एक दो, क्या हमें किस चीज का कितना उपयोग करना है इसकी तरफ हमें अवेयरनेस होनी पड़ेगी, हमारा विवेक उस तरफ जाना पड़ेगा और तब हम ये निर्णय ले पाएंगे। अगर हमें उसके पीछे का विज्ञान पता होगा तब हम निर्णय ले पाएंगे, उसके अंदर किस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ जिसके कारण हमारी धरती, हमारे पानी पोल्यूट हो गया, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना पड़ेगा। आजकल की तारीख में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन पानी का इसलिए भी है क्योंकि इतना ज्यादा हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच केमिकल ने हमें दिया ताकि हमारा पानी साफ हो सके, क्लोरीन का जो ब्लीच है ताकि जो पानी साफ हो गए, लेकिन उसी ब्लीच को हमने अपने साबुनों में, डिटर्जेंट्स में इतना डाला। क्यों? क्योंकि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद, या तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, इसलिए हम तो नीली पहन लेते हैं। तो सफेद के चक्कर में उसको और सफेद बनाने के लिए इतना ब्लीच डाला, और वो ब्लीच सिर्फ कपड़ों पे नहीं गया, वो तो पानी में ढूंढकर आपकी नदियों में और समुद्र में गया और वहां जाकर उन्हें पूरी प्रजातियां नष्ट कर दी। कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा इतना साबुन क्यों और किस लिए, क्या इसकी जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। एक अमेरिका की कंपनी है, नाम है ए बायोम, और वो क्या करती है, वो एक ऐसा स्प्रे बनाती है जिसमें नाइट्रोसोमोनस यूट्रोफा नाम का बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं कि अपने शरीर पर छिड़क लो और आपके स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, ये अपने आप आपकी नाइट्रस और ये जो मीथेन हमारे शरीर से जो बदबू पैदा होती है उसको नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर खत्म कर देती है। और हमने अपने शरीर पर इतना ज्यादा ये ब्लीच पाउडर ये सब कुछ लगाया कि बेचारा बैक्टीरिया खत्म हो गया, नहीं बचा। और इसलिए वो स्प्रे बनाते हैं जो सुगंध न डाले, बैक्टीरिया देता है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हमें ये बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या इतना ज्यादा हमें हानिकारक केमिकल्स या ये साबुन इसकी जरूरत है या नहीं। इसके ऊपर विज्ञान क्या कहता है, इसके ऊपर रिसर्च, इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा, और फिर किस तरह से हम अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल करें या ना करें ये हमें खुद निर्णय लेना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी कहानी, मुझे लग रहा है कि समय कम है, ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये साधारण सी एक स्वेटर है, और ये विज्ञान के कारण एक नया चीज पैदा हुई जिसको हम फ्लीस बोलते हैं। बड़ा सुंदर कपड़ा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और मखमली सा है, लेकिन इसके कारण एक बार जब हम वॉश करते हैं तो इसमें 2 ग्राम माइक्रोफाइबर निकल कर पानी में चले जाते हैं। और और टॉप लोड की जो मशीन है उसमें तो 7 गुना ज्यादा माइक्रोफाइबर निकलते हैं। और ये माइक्रोफाइबर ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी निकलते हैं, सीधे निकल कर पानी में जाकर मछलियों के पेट में जाते हैं और डिसइंटीग्रेट भी नहीं होते हैं, और वो हमारी पेट में जो ऑफ कोर्स वो जानवर का जब हम भक्षण करते हैं तो हमारे पेट में आते हैं। बहुत ही इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग द बिगेस्ट पोल्यूटेंट टुडे, ये जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि शोरलाइंस पर समुद्र के किनारे सबसे बड़ा अगर कोई पोल्यूटेंट है तो वही माइक्रोफाइबर है, वो इस फ्लीस जैकेट का ये माइक्रोफाइबर है। और इसको इस्तेमाल करने के पहले ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट या इश्तहार था। ये पैटागोनिया नाम की कंपनी ने ये जो रिसर्च करी उसने खुद कहा कि ये उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्लीस जैकेट थी, और उन्होंने कहा हमारी ये जैकेट मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करा, हमें नहीं पता था उस समय, उन्हें नहीं पता था। माइक्रोफाइबर जब इन्वेंट हुआ वी डिड नॉट नो, बट जब हमें पता चल गया है तब क्या हम अपना विवेक जागृत कर उसकी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं? आई थिंक दैट इज इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट क्वेश्चन। जब हमें पता चल गया
कि किस तरह से इन चीज़ों का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव है, तो क्या हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। रोटी, कपड़ा और अंत में हम मकान की तरफ चलते हैं। मकानों में हम किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। और उससे जुड़ा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कौन सा मटेरियल सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको लाइव कर सकते हैं itempool.com/tcl/live। उस पर ऊपर जाकर देखें विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, आपको उत्तर नहीं दिखाएंगे। तो जब हम उत्तर नहीं दिखाएंगे कौन से मटेरियल, ऑफ कोर्स किसी समय में मड हाउसेस बना करते थे, मट्टी के घर बनाते थे, लेकिन उनकी उनकी जो दीवारें थी वो 18 इंच 1.5 फुट चौड़ी होती, इतनी जगह नहीं है, बहुत जमीन खा जाते थे। लेकिन एक फायदा ये था कि अंदर गर्मी, मतलब गर्मियों में गर्म और सर्दियों में उल्टा, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। देखो, ह्यूज इंसुलेशन, थिक वॉल्स ऑफ इंसुलेशन, बट जगह खाते थे, और उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, लिपाई पुताई करनी पड़ती थी। तो हम लोग कंक्रीट में बचे, जो स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा है, खड़े रहते हैं मकान, लेकिन गर्मी और रहन सहन के हिसाब से उतने अच्छे मटेरियल नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे मटेरियल्स इन्वेंट कर सकते हैं, या उनकी तरफ हमारी रिसर्च जा सकती है जो और कार्बन, कंक्रीट या सीमेंट की जो ये इनफैक्ट वो मैं आपको अगर वो दिखाऊं, वो कहाँ गई स्लाइड, हाँ, द कार्बन फुटप्रिंट, ये आईपैड में जाकर दिखाता हूँ। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ सीमेंट would be third largest CO2 emitter in the world, behind India and China, behind US and China। और ये कार्बन फुटप्रिंट कंक्रीट का है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी तरह से चलिए, और आइटम पूल पर जाकर वो सवाल भी देख सकते हैं, कौन से और मटेरियल हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जा सकता है। और स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें तो कौन सा मटेरियल सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये सवाल था। स्टील, स्पाइडर वेब, बैम्बू या ह्यूमन मसल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको फटाक से देख लेते हैं। चलिए इसके उत्तर देख लें, उत्तर फटाफट देख लेते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा उत्तर ऑन कर दीजिए, एंड द आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग। आंसर देख तो लें किसने क्या लिखा। ज्यादातर लोगों ने जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा, स्पाइडर वेब इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसके बाद स्टील, बैम्बू। और इसके उत्तर देख लेते हैं, ये हम आईपैड में जाकर देख लेते हैं। स्टील ऑफ कोर्स 100 मेगापास्कल MPa लिखते हैं। स्पाइडर वेब इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑफ कोर्स पतला होता है, तो उस मात्रा में हमें देखना पड़ेगा। स्टील, ह्यूमन मसल, बैम्बू एंड देन ह्यूमन मसल। एंड इफ आई लुक एट, इवन इफ आई कंपेयर बैम्बू टू स्टील, कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों के विज्ञान का ये भी कहना है कि पर वेट जो है, पर वेट बाय वेट, क्योंकि बैम्बू की डेंसिटी काफ़ी कम है, पर वेट अगर हम देखें तो बैम्बू भी स्टील से। तो हमें इन चीज़ों के, इन अलग तरीके मटेरियल्स के ऊपर शोध और इस्तेमाल करना जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैम्बू इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ इसका अगर आप ध्यान से देखें तो 45% ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट, वर्ल्ड बैम्बू इज इन इंडिया। आधा बैम्बू भारत में है, और पीक के बराबर है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 से 9 महीने में ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और ये हमारे एक मित्र हैं वैभव काले, जो अपनी एक कंपनी चलाते हैं, वंडर ग्रास। सच में वंडर ग्रास है, घास ही है, और एक बेडरूम का घर बनाने के लिए लगभग 500 बैम्बू और आधे एकड़ प्लांटेशन में ये सारे बैम्बू पैदा हो सकते हैं। 4 से 5 साल में इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये सब चीज़ों के ऊपर शोध होना पड़ेगा, इसके ऊपर काम होना पड़ेगा, क्योंकि बैम्बू लगाते हैं तो उसमें शायद कीड़े भी लगते हैं, लेकिन किसी तरह से उनका अगर हम उनको ठीक से प्रोसेस कर दें धुएं में डालकर। वंडरफुल वर्क डन बाय वैभव काले, हु इज एक्चुअली द सन ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड वीनू काले, बैम्बू मैन ऑफ इंडिया। कभी इनके बारे में मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। वंडर ग्रास, ये बनी बनाए बैम्बू के ऊपर कितने ही सालों से, जब हम करीब 10-15 साल पहले बैंगलोर में रहते थे, तो हमारे अच्छे मित्र हैं वैभव काले और वीनू काले जी के पुत्र। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर हमें ध्यान देकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैंने फटाफट ये सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी तेज़ में मुझे भगानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और अंत में आज नेशनल साइंस डे पर आई होप आप लोगों ने ये देख पाए हो या ये सोच पाए हो कि विज्ञान असली में चीज़ क्या है। विज्ञान हमें हमारे आसपास को, अगर मैं समेटूं, अपनी बात को समेटूं, तो नेशनल साइंस डे के दिन हम नए नए वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों को तो देखें, लेकिन उनकी बातों, कही हुई बातों को ना भूलें। रिचर्ड फाइनमैन जैसे कह रहे थे कि अगली पीढ़ी को जब हम ये अपनी चीज, ये विरासत दें, ये विज्ञान की विरासत दें, तो वो सवाल पूछने वाली विरासत जरूर दें।
ये ना बोलें कि जो हमने आज आपको बताया वही सच है। हम तो आपको ये बात बता दें, हो सकता है आपके लिए ये अच्छा हो सकता है आपके लिए ये खराब हो सकता है ये आपके लिए ठीक पड़े या ना पड़े, विज्ञान की भी अपनी लिमिटेशन है। ये सारी बातें हमें उनको बताकर विरासत में देनी पड़ेंगी। कई बार हम लोग विज्ञान को महिमा मंडित भी कर देते हैं। वी थिंक विज्ञान हैज मेड लाइफ इजी फॉर अस, विज्ञान हैज मेड लाइफ खुशहाल फॉर अस, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू बी आल्सो केयरफुल अबाउट। ऑफन टाइम्स वी आल्सो से ये लोग तो बहुत ही अवैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, बेकार हैं, ऐसा अपन कुछ कह देते हैं कुछ लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं हमें और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे वही लोग हैं जिनको हम बैकवर्ड कह देते हैं या पिछड़े कह देते हैं, वही लोग प्रकृति का सबसे कम दोहन करते हैं, सबसे कम और इसलिए शायद हमारी प्रकृति आज जीवित भी है ऐसे लोगों की वजह से, बिकॉज नॉट ऑल ह्यूमंस कंज्यूम द सेम। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग किसी की खबर रिसर्च थी, 1% ऑफ द टॉप कंज्यूमर्स कंज्यूम एज मच एज 50% ऑफ द अदर वर्ल्ड। पूरी मतलब टॉप का एक आदमी इतना कंज्यूम करता है जितना सबसे नीचे के 50% लोग करते हैं, और उनको ही कई बार हम बैकवर्ड कह देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सब सही है या गलत है, हमें इस बात के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और हम कई बार ऐसे किसी के ऊपर कह देते हैं कि बैकवर्ड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, साइंटिफिकली बैकवर्ड, यस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, बट साइंस वी विल हैव टू लुक एट साइंस इन अ मैनर दैट इज with all its in all aspects। सब तरीके से हम लोग को उस विज्ञान को देखना पड़ेगा। विज्ञान हमें अपने आसपास को समझने की क्षमता देती है, सवाल उठाने की क्षमता देती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए भी नेशनल साइंस डे की बहुत 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अंत में जाते जाते ये छोटी सी फिल्म आपको 3 मिनट लगाकर पेल ब्लू डॉट वाली जो मैं आपको कह रहा था वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हमने इस बात के ऊपर ध्यान ना दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारा ग्रह है नीला हल्का धुंधला, ये चित्र अभी मार्स रोवर से परसेवरेंस ने खींचा, पेल ब्लू डॉट, कार्ल सगैन की किताब में ये बात लिखी गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करने के बाद हम वहाँ पर रहने के लिए जा ही ना पाएँ। तो चलिए अंत में मैं आपको वो 2 मिनट की वो कहानी सुनाकर अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और जुड़े रहिएगा। होमवर्क ज़रूर सबमिट करिए, जितने लोग हो सकें प्लीज़ send this message to all the teachers and friends. Thank you so much and जुड़े रहिए। पेल ब्लू डॉट मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। दूर दराज से देखने पर इस छोटे से अदना बिंदु में किसी की कोई रुचि नहीं होगी, पर हमारे लिए यह नीला धब्बा बहुत अहम है। इस नुक्ते को आप जरा गौर से देखें। यह हमारा घर है, यहाँ हम रहते हैं। वो हर शख्स जिसमें हमें मोहब्बत हो, हर इंसान जिसे हम जानते हो, वो हर शख्स जिसके बारे में हमने कभी सुना हो, हर इंसान जो भी पैदा हुआ हो, हर इंसान जो कभी भी जिंदा रहा हो, वो यहीं रहा होगा। हमारी सारी खुशियाँ और गम, हजारों धर्म और मजहब, विचारधाराएं और आर्थिक नीतियां, हर शिकारी और चारागार, हर हीरो और बुज़दिल, हर इंसानी सभ्यता का निर्माता और उसको ध्वस्त करने वाला हर बादशाह और किसान, हर प्रेमियों की जोड़ी, हर माँ बाप, हर उम्मीद लिए बच्चा, हर आविष्कारक और अन्वेषक, नैतिक मूल्यों को सिखाने वाला हर शिक्षक, हर बेईमान सियासतदार, हर सुपरस्टार, हर महान नेता, हर नस्ल के इतिहास में हर महात्मा और पापी यहीं पर रहा होगा। सूर्य की किरणों में लटके हुए इस अदना से इस धूल के कण पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड की अपार विशालता में हमारी दुनिया एक बहुत छोटा सा स्टेज है, जहां सोचें फौज के उन जनरलों और सम्राटों के बारे में जिन्होंने चंद लम्हों की जीत और शौहरत के लिए खून के नाले बहाए। मुश्किल से नजर आने वाले इस छोटे से धब्बे पर एक हिस्से के बाशिंदों ने दूसरे एक हिस्से के तमाम लोगों पर जुल्मों सितम ढलाए। उनकी गलतफहमियों में कितनी कसक पर एक है और नफरतों में कितनी शिद्दत। वो एक दूसरे को कत्ल करने के कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं दिखावे और खुद बुलंदी पर। हमने ये सोचने पर मजबूर भी किया कि इस ब्रह्मांड में हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। हल्की सी रोशनी की यह किरण हमें इस बहकावे के लिए एक चुनौती है। ब्रह्मांड के इस विशाल अंधकार में हमारा ग्रह मंद प्रकाश का एक धब्बा है। इस अंधेरे सूनेपन में हम ऐसी कोई उम्मीद न रखें कि दूर दराज से हमें खुद अपने आपस में हमें कोई बचाने आएगा। पूरे ब्रह्मांड में शायद पृथ्वी ही एकमात्र वो ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम जिंदगी पली पनपी है। आने वाले भविष्य में कोई ऐसा दूसरा ग्रह नहीं है जहाँ हमारी नस्ल जाकर बसे। हम अन्य ग्रहों में जाकर घूम फिर जरूर कर वापस जरूर आ सकते हैं, पर वहां बस नहीं सकते।
हम चाहें या ना चाहें, हमें अभी भी इस धरती पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि खगोल विज्ञान का विषय इंसान को नम्र और विनयशील बनाता है और चरित्र का निर्माण करता है। छोटी सी दुनिया के इस अंश में हमें अपनी बेवकूफ़ी और बेगुमानी की सबसे बड़ी मिसाल मिलेगी। जब मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया को निहारता हूँ तब मुझे वो जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। हम दूसरों से बेहतर तरीके से कैसे पेश आएं, हम अपनी हल्की नूली नाजुक दुनिया की देखभाल कैसे करें। हम यह ना भूलें कि आदिकाल से आज तक यही हमारा घर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इस अनुवाद की प्रेरणा मुझे अपने फ्रेंड एंड फिलोसोफर अरविंद जी से मिली। उनका ही अनुवाद है और उसको पढ़ के मैंने आपके सामने आज सुनाया। बहुत इसको गौर से सुनकर इसके ऊपर वापस विचार करने की कोशिश करिए। कार्ल सगैन की द पेल ब्लू डॉट। Thank you very much.